आज आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, इसलिए मैं आप सबका मेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खासकर आपके सेक्रेटरी जो मुझे लगातार फॉलो अप करते आए हैं, और कमेटी मेंबर्स ने भी ये मौका दिया कि मैं आपके सामने अपनी बात रखूं। आपकी सोसाइटी के बारे में कुछ जानकारी मैंने ली है, तो ये पता चला है कि 90% इस सोसाइटी का पोर्शन ये मैंग्रोव के बफर जोन में बताया गया है। हालांकि देखने जाए तो मैंग्रोव तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंग्रोव के बफर जोन में 90% आपकी सोसाइटी बताई गई है। इसका मतलब बफर जोन में जब मैंग्रोव का होता है तब स्पेशल परमिशंस लेनी पड़ती है अलग अलग अथॉरिटीज से, या फिर अगर मैंग्रोव्स नहीं है तो उसकी जानकारी अथॉरिटीज को कर देनी पड़ेगी, और एक बार वो आके रिपोर्ट्स को देखेंगे कि वाकई में मैंग्रोव्स अगर नहीं है तो हो सकता है कि ये बफर जोन यहाँ से हट जाए या कुछ हद तक कम हो जाए। ये सब मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि कन्वेंशनल जो सिस्टम है रीडेवलपमेंट की, उसके बारे में आपको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि और जगह में जो चीज होता है वो आपके यहाँ नहीं होगा। क्योंकि आपका जितने फायदे हैं ओपन स्पेस से फ्रेश हवा आती है, उतना रीडेवलपमेंट में कुछ दिक्कतें भी आती हैं, और इन दिक्कतों को सामना कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं कुछ क्षणों में आपको डिटेल्स दूंगा। पहले तो जनरल रीडेवलपमेंट क्या होते हैं, रीडेवलपमेंट के कितने प्रकार हैं, उसके फायदे और नुकसान क्या है, इस पे हम लोग बात करें। रीडेवलपमेंट के दो प्रकार हैं। एक तो सिंपल और सादा रीडेवलपमेंट का प्रकार है कि जिसमें आप एक बिल्डर नाम के भगवान हैं जिनके पास आप जाते हैं और उनको ले आते हैं, तो आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। वो आपको कुछ एग्रीमेंट पे साइन करवाते हैं, आप साइन करते हैं, और उसके बाद में वो आपको अपना घर छोड़ने के लिए कहते हैं। आपको घर छोड़ना होता है, वो आपको किराया देते हैं, आप किराए पे चले जाते हैं। बाद में वो आपको एग्रीमेंट में जैसे लिखा है उसके मुताबिक आपको नया घर बना के देते हैं, और नया घर बनने के बाद में आप आते हैं। ये हो गई कहानी। असलियत कुछ और होता है। असलियत ये है कि बिल्डर के चंगुल में फंसे हुए 5000 सोसाइटीज काम ठप होके पड़े हुए हैं। मालाड में ही, सिर्फ मालाड वेस्ट में 180 सोसाइटीज का काम बिल्डर के पास एग्रीमेंट करने के बाद ठप हुआ है। पहले तो बिल्डर आपको जो चाहिए वो मांग लेता है, शायद एग्रीमेंट भी कर लेता है, और एग्रीमेंट करने के बाद में आप अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। आपकी बिल्डिंग एक बार टूट गई, फिर आपका हाथ सर के नीचे आ गया, उसके बाद में वो जैसे कहेगा वैसे आपको चलना पड़ता है। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना डिले होगा उतना मार्केट तो बढ़ता ही जाता है, रेट भी बढ़ता ही जाता है, तो उसको कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इतनी रफ्तारी से नहीं बढ़ता जितनी रफ्तारी से सेल प्राइस बढ़ती है। तो उसको लेट होने से उसको फर्क नहीं पड़ता है, आपको लेट होने से फर्क पड़ता है, क्योंकि आप अपना घर छोड़ के कहीं और किसी के घर में किराए पे रहने जा रहे हो। ज्यादातर ये हुआ है कि कुछ साल 2 साल बाद में वो भाड़ा भी देना बंद कर देता है। बाद में आपको लगातार उसके दफ्तर में चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर उससे विनती करनी पड़ती है,
कभी 6 महीने में एक बार वो आप पे मेहरबानी करता है, कुछ किराया दे भी देता है, ऐसे कर करके बंद करते हैं। तो मुंबई में 5,800 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो आज ठप पड़े हुए हैं, न किराया मिलता है, न काम चलता है, ओरिजिनल बिल्डिंग टूट गई है, नई बिल्डिंग बन नहीं रही है और लोग रास्ते पे। पूरे वर्ल्ड में किसी भी शहर में ऐसा नहीं हुआ है कि गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई, आपने गवर्नमेंट की स्कीम के तहत बिल्डर के साथ एग्रीमेंट किया और बिल्डर आपको उस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। कोई कहता है कि रेरा है, मुझे आपकी जानकारी के लिए मुझे कहना है कि रेरा में कोई भी रीडेवलपमेंट के ओरिजिनल मेंबर्स प्रोटेक्टेड नहीं है। आपको रेरा से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। हम लोग पिछले 5 साल से बहुत कोशिश की है, मोर्चे निकाले, सब कुछ, कि रेरा में रीडेवलपमेंट के सोसाइटीज के मेंबर्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो कहते नहीं, कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो कहते हैं आप, सोसाइटी इज अ प्राइवेट एंटिटी, बिल्डर इज अ प्राइवेट एंटिटी, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू प्राइवेट एंटिटीज is a dispute between those two entities and government has nothing to do with it. आपने कानून बनाया रीडेवलपमेंट का, उस समय में तो आप ही बोले, अनाउंस किया तभी भी आप बोले, वोट मांगने आए तभी भी आप बोले। अब जब फट गई सबकी तब कोई नहीं बोलता। ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये बॉम्बे की सिचुएशन है। टोटल 5,800 प्रोजेक्ट में 1,75,986 फैमिलीज आज घर से बेघर हो गए बिल्डर के चंगुल में आने के वजह से, और आज उनको घर मिलने का कोई चांस दिख नहीं रहा। हेलो, तो ये टोटल 6 लाख लोग मुंबई में, 1,20,00,000 लोग रहते हैं, उसके अंदर से 6 लाख लोग आज बेघर हैं, दूसरे की घर में रहते हैं। माहिम में एक स्टेट बैंक के एम्प्लॉई है, अफसर थे, उनकी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गई, उन्होंने बिल्डर के साथ एग्रीमेंट किया। पहले तो 75,000 का किराया मिला, उन्होंने रेंट पे गए। बाद में 2 साल बाद में बिल्डर ने किराया बंद किया, तब तक वो रिटायर हो चुके थे। तो फिर 75,000 से निकल के फिर पहले 50,000 के किराए में गए, फिर 25 में गए, फिर 25 भी पेंशन में पोसाता नहीं है। आज माहिम के कोलीवाड़ा में वो झोपड़पट्टी में फर्स्ट फ्लोर पे बैंक के मैनेजर रहते हैं अपनी बीवी के साथ। तो ये हालत मुंबई में काफी लोगों की हुई है, क्योंकि आप घर से निकल जाएंगे, आप कहाँ रहते हैं एक साथ में मिलने का चांस ही नहीं है। जहां से निकले वहां पे पत्रे लगे हुए चारों तरफ, और जो अपनी जगह थी वहां पे अंदर आने के लिए किसी दरवान की परमिशन लेने की जरूरत है, वो परमिशन नहीं देते, तो साइट पे आने भी नहीं देते। मिलेंगे कहाँ से, क्या होगा? ये हालत काफी लोगों की हुई। तो हमने गवर्नमेंट के पास बताया कि ये आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? बोले क्या करेंगे? उसके ऊपर चीटिंग के चार्ज लगाए। मैंने बोला लगाइए, अरेस्ट करिए। तो हमने करीब 25 बिल्डरों को अरेस्ट करके जेल में डाला, लेकिन बाद में ये पता चला कि उसको अरेस्ट तो कर दिया, वो बंद तो हो गया, लेकिन उससे इनका घर नहीं बन रहा है। तो आखिर इस समस्या का समाधान कैसे हो? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बेघर हो जाएंगे, बिल्डिंगें पुरानी होती जाएंगी, लोग रीडेवलपमेंट की कोशिश में रहेंगे, बिल्डर
प्रॉमिस जो चाहिए, जो आपको सुनना है वो प्रॉमिस करते रहेंगे और प्रॉमिस करके आप निकल जाएंगे किसी पे भरोसा रख के। और बिल्डर आपके पास इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी लेंगे। ये इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी मेरे समझ में नहीं आती। भगवान को साक्षी मानकर, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेने के बाद में भी डाइवोर्स का प्रोविजन है, लेकिन इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी देने के बाद में कोई ये प्रोविजन नहीं है कि इसमें से बाहर निकल सके। कोर्ट में आपको जाना है, लड़ना है। हम लोग लड़े और कोर्ट से अभी करीब करीब 85 जजमेंट्स आए कि इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी इज नॉट इरिवोकेबल, नॉट फाइनल। इफ इट चीट्स द पर्सन देन इट कैन बी रिवोक्ड। ऐसे काफी जजमेंट अभी आए हैं। लेकिन हम लोग देते हैं, जिस जगह पे हम लोग इतने साल से रहते हैं, जिस आदमी की जान पहचान नहीं है उसको उस जगह की पावर ऑफ अटर्नी दे देते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं कि करो हमारा घर बना के दो, क्योंकि उसके पास मर्सिडीज गाड़ी होती है, उसके पास BMW होता है, जो पैसे वाला आदमी होता है, ईमानदार होता है, ऐसा लोगों को लगता है। दरअसल असलियत कुछ और है कि बैंक को आज तक 6,80,000 करोड़ डुबाने वाले जितने हैं वो पैसे वाले ही है। कोई गरीब आदमी बैंक को डुबाता नहीं है। डुबाने वाला जो होता है, जो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ डुबाने वाले ही है, जो जाते हैं परदेश, भाग जाते हैं। पिछले 8 साल में 2,30,000 इंडियनों ने, जिन्होंने कर्जा लिया, उन्होंने फॉरेन की सिटीजनशिप लेकर इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी। तो इसका कोई प्रमाण नहीं होता कि कौन आपको चीट करेगा और कौन ईमानदार है, किसी का यहाँ पे लिखा नहीं होगा। तो इसमें कुछ, इससे कुछ बचाव है, इससे कुछ रास्ता निकल सकता है। इसके लिए हमने एक वर्कशॉप रखा। IIT मुंबई, VJTI, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, कमला रहेजा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, निर्मला निकेतन, महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, मुंबई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब लोगों ने मिलके हमने एक टाटा इंस्टीट्यूट पे 2 दिन का वर्कशॉप रखा कि ये क्या हो रहा है हमारे शहर के साथ। लोग घर से बेघर हो रहे हैं, बिल्डिंग तो पुरानी हो रही है, उसकी मरम्मत तो करनी है, उसको रीडेवलप तो करना है, लेकिन कुछ ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम निकल सकता है क्या कि जिससे लोग ठगे नहीं जाएं और लोगों को बचा सके और उनका घर अच्छी तरह से उनको मिले। ऐसा कुछ हो सकता है। तो काफी डेलिब्रेशन के बाद में एक अल्टरनेटिव वे ऑफ रीडेवलपमेंट की बात आई और उस अल्टरनेटिव वे के ऊपर मैं आज आपको जानकारी देने के लिए यहाँ आया हूँ। उसका नाम है सेल्फ रीडेवलपमेंट। अब सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में बात करने से पहले कुछ चीजें जो गलतफहमियां लोगों में हैं, वो गलतफहमियां मुझे आपके दिमाग से निकाल देनी पड़ेगी। कभी कभी लोगों को ये लगता है कि गलतफहमियां अनपढ़ लोगों को होती है। नहीं, जितना ज्यादा आदमी पढ़ा लिखा है उतनी गलतफहमियां उसकी पक्की रहती है। अनपढ़ आदमी आसानी से किस पे भरोसा रख भी दे, लेकिन पढ़े लिखे आदमी को ये लगता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, PhD हूं, तो मुझे हर चीज की जानकारी मिलती है। अब मैं आर्किटेक्ट हूं, और मैं आर्किटेक्चर में पढ़ाता हूं, तो मुझे कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, डिजाइन, इसके बारे में जानकारी होगी। कल को मैं कोई न्यूरोलॉजिस्ट को समझाने जाऊं कि ब्रेन की सर्जरी कैसे होनी चाहिए,
तो उसमें मुझे कुछ जानकारी नहीं है। मेरे पास पीएचडी होगी लेकिन वो आर्किटेक्चर की है, उससे मैं न्यूरोलॉजिस्ट को समझा नहीं सकता हूँ, या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जाके ये समझा नहीं सकता हूँ कि सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कैसे बनाना चाहिए, ये मैं, क्योंकि उसमें मुझे जानकारी नहीं है। तो जिस चीज में आपको जानकारी नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी उस चीज को भी ये मानता है कि मुझे उसमें जानकारी है, और इससे काफी गलतफहमियां पैदा होती है। तो क्या क्या गलतफहमियां हैं उसको पहले समझ लें। गलतफहमी नंबर 1, अगर 100 पढ़े लिखे आदमियों को ये पूछा जाए कि बिल्डिंग कौन बनाता है, सिंपल सवाल है, उसका जवाब भी सिंपल होना चाहिए, लेकिन उसमें मेरा तजुर्बा ये है कि 95% लोग गलत जवाब देते हैं। अगर 100 लोगों को ये पूछा जाए बिल्डिंग कौन बनाता है, तो 95 लोग बोलते हैं बिल्डर। जवाब गलत। कोई भी बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। गलतफहमी जो दिमाग में बैठी हुई है उसको निकालना बहुत जरूरी है। रहेजा नहीं बनाता, रिजवी नहीं बनाता, ओबेरॉय नहीं बनाता, हीरानंदानी नहीं बनाता, कोई भी बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। बिल्डिंग बनाने वाला जो प्राणी है उसका नाम कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेकेदार होता है। ठेकेदार बिल्डिंग बनाता है, बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। हर बिल्डर के पास ठेकेदारों की लिस्ट होती है। एक ठेकेदार होता है, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, जैसे भी है। लेकिन बिल्डर ठेकेदार को कहता है कि ये ठेका लो, ये काम करो। कभी बिल्डर एक ही ठेकेदार को पूरे बिल्डिंग का काम देता है, कभी 25 ठेकेदारों को देता है। किसी को कहता है तुम फाउंडेशन करो, किसी को बोलता है तुम प्लिंथ बीम करो, किसी को कहता है तुम कॉलम बीम और स्लैब करो, किसी को कहता है तुम दीवार बनाओ, किसी को कहता है तुम इलेक्ट्रिक लगाओ, किसी को कहता है तुम प्लम्बिंग लगाओ, किसी को कहता है तुम पेंटिंग करो। तो ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, तो वो बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। मतलब पहली चीज दिमाग से निकाल दो कि बिल्डर बिल्डिंग बनाता है। तो मैं जब बोलता हूँ कि सेल्फ डेवलपमेंट करना है उसमें बिल्डर नहीं है, तो 90% लोग बोलते हैं अरे फिर बिल्डिंग कौन बनाएगा अगर बिल्डर नहीं है तो। अरे भाई, बिल्डर कभी बिल्डिंग बनाता ही नहीं है, तो बिल्डिंग वही बनाएगा जो बिल्डर के लिए बिल्डिंग बनाता है, वो भी कॉन्ट्रैक्टर है, और हमारे लिए बिल्डिंग बनाता है वो भी कॉन्ट्रैक्टर है। तो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाता है, बिल्डर नहीं बनाता। एक गलतफहमी दिमाग से निकाल। दूसरी गलतफहमी कि बिल्डर बहुत पैसे वाला है, अपनी जेब से पैसा डाल के अब हमारी बिल्डिंग करेगा। गलत। कोई भी बिल्डर अपनी जेब से पैसा डाल के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं करता। मैं फिर से दोहराता हूं, कोई भी बिल्डर अपनी जेब से पैसा डाल के बिल्डिंग का प्रोजेक्ट नहीं बनाता। वो आपसे पावर ऑफ अटर्नी लेता है। जिस जमीन के आप मालिक हो उस जमीन का वो मालिकाना हक आपसे लेता है पावर ऑफ अटर्नी के हिसाब से। उस पावर ऑफ अटर्नी को बाजार में वो लगाता है, उसके अगेंस्ट वो लोन लेता है, उस पैसे से वो ये बनाता है, अपने जेब का पैसा नहीं डालता। आप बिल्डर के नाम के बोर्ड देखेंगे हर जगह में कि ये बिल्डर ये बिल्डिंग बनाता है। कभी जाके पता करो कि जिस बिल्डर का बोर्ड है उसके नाम से वो बिल्डिंग बन रही है, आपको ये पता चलेगा कि नहीं बन रही है। क्योंकि हर प्रोजेक्ट के लिए नई कंपनी बिल्डर खोलता है, उसका नाम होता है SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। एवरी बिल्डर, जो इकोनॉमिक समझते हैं वो ये समझेंगे, जो अकाउंटिंग समझते हैं वो भी मेरी बात समझेंगे, जो CA वगैरह है वो तो ज्यादा समझेंगे कि हर बिल्डर इज अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। हर प्रोजेक्ट के लिए एक नया SPV बनाया जाता है और वो उस प्रोजेक्ट का काम उस पर लगता है। उस प्रोजेक्ट की पावर ऑफ अटर्नी उस SPV को सौंपी जाती है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर कर्जा लिया जाता है। अभी कर्जे पे आता हूं, किस से कैसे कर्जा लिया जाता है, और उस प्रोजेक्ट को उस SPV को कंप्लीट किया जाता है और उसका जो भी रेवेन्यू है उस प्रोजेक्ट में जाता है।
रेवेन्यू में प्रॉफिट लॉस जो भी हो, होने के बाद में प्रोजेक्ट के फ्लैट्स बिकने के तुरंत बाद वो कंपनी को वाइंड अप किया जाता है। इसका मतलब 4 साल 5 साल के बाद में अगर आपका छत गलने लग गया, आपके घर में पानी आने लग गया, आप जाएंगे तो वो कंपनी बंद हुई होगी, तो उसके डायरेक्ट बिकने के तुरंत बाद वो कंपनी को वाइंड अप किया जाता है। इसका मतलब 4 साल 5 साल के बाद में अगर आपका छत गलने लग गया, आपके घर में पानी आने लग गया, आप जाएंगे तो वो कंपनी बंद हुई होगी, तो उसके डायरेक्टर के पास ऊपर आप कोई भी किस्म की केस नहीं कर सकते। तो ये हर डेवलपर करता है और ये बाजार में ये सिस्टम होती है और इस सिस्टम से ही दुनिया, ये कंस्ट्रक्शन की दुनिया चलती है। मैं इस लाइन में इतने साल हूँ, इसके लिए दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरे इंट्रोडक्शन में 2 चीज इन्होंने नहीं बताई जो शायद विकिपीडिया में मेरे बारे में नहीं होगा। मैंने कुछ कॉर्पोरेट्स में भी काम किया। पब्लिक सर्विस में जो गवर्नमेंट के पोजीशंस हैं वो सारे इन्होंने गिनाए, लेकिन मैंने ये सोचा कि गवर्नमेंट के पोजीशंस में मैं ईमानदार आदमी हूँ, कभी करप्शन नहीं किया, कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, तो गवर्नमेंट की पोजीशंस में जो भी अर्निंग्स होती है उसके अंदर तो फैमिली नहीं चला सकते हैं ठीक से, इसलिए कॉर्पोरेट में कुछ काम करेंगे। तो इंडिया के टॉप मोस्ट जो बिल्डर्स हैं उसके अंदर से टॉप मोस्ट जो कॉर्पोरेट बिल्डर्स हैं उसके अंदर से 2 बिल्डर के पास मैंने 4-4 साल नौकरी की, टॉप पोजीशन की नौकरी की एज चीफ एडवाइजर वगैरह। तो जो मैं बिल्डर के बारे में बोलता हूँ वो मैं अनुभव से और जानकारी से बोलता हूँ, हवा में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें काम भी किया। और फंडिंग के लिए जो बिल्डर्स को फंड करते हैं, ऐसी एक इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी फंडिंग बिल्डर्स जो थी उसके अंदर भी 5 साल काम किया एज अ चीफ एडवाइजर टू अ वेंचर कैपिटल फंड which had a consolidated investment portfolio of 30,000 crores. I worked as a chief advisor to such a fund. तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ आपको मन में ना आए कि इनको इसके बारे में कैसी जानकारी है। मुझे जानकारी इसलिए है कि मैं उसमें नौकरी कर चुका हूँ, मैं काम कर चुका हूँ, तजुर्बा ले चुका हूँ, अपने तजुर्बे से लोगों को समझा। तो बिल्डर पैसे खुद के नहीं डालता, तो कहां से पैसे? बिल्डर के पैसे आने के कुछ तरीके मैं आपको अभी गिनवाता हूं। HNIs, that is high net worth individuals, ultra HNIs, that is ultra high net worth individuals who can be called investors. They give money to the builders. That is one. Number 2, from banking sources. Bank directly doesn't fund the builder, it funds it through venture capital fund. हर बैंक का अपना वेंचर कैपिटल फंड होता है। ICICI वेंचर कैपिटल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल फंड, डॉइचे बैंक वेंचर कैपिटल फंड, इनका काम होता है कि बिल्डर को फंडिंग करे, तो उनके जरिए वो फंडिंग लेते। 3rd, प्राइवेट वेंचर कैपिटल फंड, जैसे लार्जेस्ट वेंचर कैपिटल फंड जिसमें मैं नौकरी करता था और मेरा काम ही ये था कि सिर्फ बिल्डर्स की बैलेंस शीट को एग्जामिन करो, प्रोजेक्ट को एग्जामिन करो, उनकी रिस्क एनालिसिस करो, और अगर रिस्क ठीक है तो उस प्रोजेक्ट को फंडिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए अपनी राय दे दो, ये मेरा काम था। तो ये प्राइवेट वेंचर कैपिटल फंड्स 835 RBI के रजिस्टर्ड प्राइवेट वेंचर कैपिटल फंड्स है, वो वेंचर कैपिटल फंड्स बिल्डर को फंडिंग करते हैं। ये 3rd आगे। 4th, किससे बिल्डर को फंडिंग मिलती है? NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, कॉर्पोरेशंस,
जैसे इंडिया बुल्स है, जैसे इंडिया इन्फोलाइन है, जैसे जितने भी नॉन बैंकिंग कंपनी है जो बैंकिंग का काम नहीं करते लेकिन आपके फंड्स आप उनके पास इन्वेस्ट करते हैं, उस फंड को डिप्लॉय करते हैं और उसके अंदर से प्रॉफिट लेने के बाद में आपको अपने अपने इन्वेस्टमेंट में वो रिटर्न्स देते हैं। दे आर कॉल्ड एनबीएफसीज। एनबीएफसीज कैन फंड बिल्डर्स। और कहां से बिल्डर को पैसा मिलता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII। प्रदेश में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया स्टोरी को समझते हैं और वो इंडिया के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बिल्डर अपनी कंपनी के बारे में उनको प्रेजेंटेशन देता है। अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इक्विटी में पार्टनरशिप में आते हैं या फिर डेट की पार्टनरशिप में आते हैं और उनको वो इन्वेस्टमेंट देते हैं। और कहां से पैसा मिलता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। FDI का मतलब क्या है? कोई भी इंडियन हो, NRI हो, परदेश में रह रहा हो, उसकी वहां के बैंकों से अच्छे संबंध है, वो उस बैंक से डिस्कस करेगा, अपने यहाँ का प्रोजेक्ट वहां उनको समझाएगा तो बोलेगा कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो वो बैंक उसको उस प्रोजेक्ट के लिए लोन देते हैं और वो लोन यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। इसमें जो प्रॉफिट होते हैं वो जिस करेंसी में वो लोन आता है, डॉलर में हो, यूरो में हो, सिंगापुर डॉलर्स में हो, कैनेडियन डॉलर्स में हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में हो या फिर दिराम में हो, तो उस करेंसी में कन्वर्ट करके उसको इमीडिएट रिटर्न करने की सुविधा है विद प्रॉफिट्स। दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। योर प्रोजेक्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंप्लायंट, यानी कोई भी रिजर्व बैंक के परमिशन के बगैर कोई भी फॉरेन के इन्वेस्टमेंट आपके प्रोजेक्ट में ला सकता है और वो आपको उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिल्डर के पास भी कर सकते हैं, आपको भी मिल सकता है। और कहां से बिल्डर को पैसा मिलता है? IPO। बिल्डर अपनी कंपनी का IPO निकालते हैं। आपको लगता है कि आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, किसी का शेयर मिल गया, तो एडवर्टाइज आते हैं, आप पागल की तरह उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि शेयर्स मिलेगा, कल को शेयर्स का दाम बढ़ेगा और आपका पैसा विदाउट इंटरेस्ट बिल्डर को इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। कभी 2-4 साल में एक हाथ बोनस डिक्लेयर किया तो किया, वरना आपको कुछ नहीं, उसको मुफ्त में आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट। ये सारी जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स है उससे बिल्डर्स को पैसे मिलता है। और मुझे कैसे जानकारी है? मैंने बिल्डर के पास काम किया है और उनके प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने का जो भी प्रोसीजर है वो उस प्रोसीजर से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। तो कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आपको तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से। और मैंने जिन बिल्डरों से काम किया वो कॉर्पोरेट्स हैं, मतलब वो सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करते, उनका एक्चुअल बिजनेस कुछ और है। एक्चुअल 30-40 हजार करोड़ का दूसरा भी बिजनेस करते हैं और साथ में ये भी बिल्डर का भी छोटा मोटा काम करते हैं। तो they are amongst the country's topmost people with whom I was employed and I have worked and I have certain amount of experience in that. So I'm saying this out of my own personal experience. तो ये लोग जो बिल्डर को फंडिंग करते हैं, ये लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी फंडिंग करते हैं। तो बिल्डर को जहां से पैसा आता है वहीं से पैसा, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करना चाहे तो वहीं से पैसा आपको आता है। हालांकि आपको जो फंडिंग आता है वो बिल्डर के टर्म्स से इजियर टर्म्स में आता है, क्योंकि बिल्डर के पास रिस्क एलिमेंट ज्यादा होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से डायरेक्ट डीलिंग जब फंड्स करते हैं तो उसमें रिस्क एलिमेंट कम होती है, तो आपको वो फंडिंग मिलता है और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है।
वैसे मुंबई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक 12.5% के कोऑपरेटिव सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को फंडिंग करती है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी करते हैं और कुछ नेशनलाइज्ड बैंक्स भी फंडिंग करते हैं। लेकिन इनके अलावा जो मैंने एजेंसीज गिनाए जो बिल्डर को फंडिंग करते हैं, वो सारे ऑप्शंस फंडिंग के लिए आपको ओपन है। अब नेक्स्ट गलतफहमी, यानी गलतफहमी ये कि बिल्डर अपनी जेब से पैसा निकालता है, तो बिल्डर अपनी जेब से नहीं निकालता, वो मार्केट से बोरो करता है। और कहां कहां से बोरो करता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ेंगे कि ये फीलिंग है कि बिल्डर आए तो सारे परमिशन अपने आप आ गए। गवर्नमेंट के ऑफिस में लेटरहेड भी आता है, लेटरहेड कंप्यूटर में भी चला जाता है, कंप्यूटर को कमांड्स भी मिल जाते हैं, उस पर लेटरहेड टाइप भी होता है, उस पर साइन भी होता है और बिल्डर के हाथ में आ जाता है कि आप आ गए, भगवान आ गए, आपको परमिशन मिले। असली बात यह है कि कोई भी बिल्डर जो परमिशन देता है उसका चेहरा देखना नहीं चाहता। क्यों नहीं देखना चाहता? क्योंकि एक बार जो परमिशन देने वाला बिल्डर को मिले या उसको देखे तो परमिशन देने वाले का मुंह इतना बड़ा होता है कि बिल्डर की स्कीम कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। सिर्फ उसका मुंह बंद करने में ही उसका पूरा पैसा चला जाता है। इसके लिए बिल्डर का पहली कंडीशन होती है कि मैं परमिशन लेने के लिए नहीं जाने वाला। तो परमिशन कौन लाता है बिल्डर के लिए? लायजॉन का आदमी होता है। ही इज कॉल्ड अ लायजॉन, ही इज कॉल्ड अ लायजॉन आर्किटेक्ट, ही इज कॉल्ड अ लायजॉन एजेंसी, ही इज कॉल्ड अ लायजॉन फ्रंट। वो जाके परमिशन लेके आता है और वो बिल्डर के लिए परमिशन लाता है और बिल्डर उसको उस परमिशन के लिए पेमेंट करता है। जो लायजॉन का आदमी बिल्डर के लिए पेमेंट लाता है वही लायजॉन का आदमी सोसाइटी के लिए भी परमिशन लाता है। फर्क इतना ही है कि बिल्डर उसको शायद कैश देता है। सोसाइटी में जब हम लायजॉन को हायर करते हैं तो सारा पेमेंट बाय चेक करते हैं, कोई भी पेमेंट कैश में नहीं होता। तो मेरा तजुर्बा ये है, अभी 20 सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मुंबई में पूरे हो चुके हैं और करीब करीब 40 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये है कि लायजॉन जब सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट में देती है तो बिल्डर के लायजॉन में परमिशन के लिए जितना टाइम लगता है उससे कुछ कम ही लगता है अगर सोसाइटी करती है, क्योंकि सोसाइटी के इसके अंदर किसी का मुंह बड़ा नहीं होता कि इसके मुंह में पैसा डाले तभी परमिशन आए। हमको तो लायजॉन, हमको कोई चीज गलत नहीं करनी है, कोई गलत परमिशन मांगनी नहीं है, न गलत परमिशन लेनी है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि देने में कुछ टाइम ज्यादा लगाएंगे। हम अपने घर में बैठे हैं, कोई घर खाली करके बिल्डिंग तोड़ के फिर परमिशन मांगने नहीं भाग रहा। तो जब देना हो दो भाई, लेकिन देंगे तो इसी तरह से देंगे, ऐसे परमिशन आपको मिलता है। फिर और एक गलत फहमी है कि बिल्डर के पास जाने से प्लान अच्छा बनता है। मैं आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ाता हूँ और पेपर करेक्ट करता हूँ, ये अभी कहा गया। तो अगर मेरे कोई भी स्टूडेंट ने किसी बिल्डर का ब्रोशर देख के उसका प्लान अगर कॉपी किया तो 100% मैं आपको बोलता हूँ कि वो उस एग्जाम में फेल होगा, उसको 20-25 मार्क से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि फॉलोइंग गुड प्लानिंग प्रिंसिपल्स इज समथिंग व्हिच बिल्डर्स नेवर डू। उनका इंटरेस्ट ये होता है कि कितनी जगह है, कितनी ओपन स्पेसेस चारों तरफ छोड़नी है, वो छोड़ के बाकी बचा हुआ जो है वो उसको ठोक के बिल्डिंग बनाओ। तो अ प्लान व्हिच बिल्डर गिव्स is not considered to be ideal from the planning point of view. You are understanding this from someone who understands planning and architectural planning, what is good planning, what is bad planning. तो ये गलत फहमी कि बिल्डर के पास देने से प्लानिंग अच्छा बनता है, नहीं, उल्टा बिल्डर के पास जाने से प्लानिंग खराब देता है। और एक गलत फहमी कि बिल्डर के पास जाने से कंस्ट्रक्शन अच्छा होता है, वो भी हमने खुद
बिल्डर के 800 बिल्डिंगें इंस्पेक्ट की है और हमने पाया है कि उसकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी उतनी नहीं होती जितना वो बताते हैं, और ज्यादातर सेलेबल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी थोड़ी ठीक होती है, और जो रिहैब बिल्डिंग है जहाँ पे ओरिजिनल रेसिडेंट के, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती है। मतलब जहाँ पे आप राज किए हैं, जहाँ पे आप मालिक रहे, जहाँ पे आप राजा रहे, जिस जगह पे, उसी जगह में दो किस्म की बिल्डिंग होगी, एक बेचने वाली बिल्डिंग और एक ओरिजिनल रेसिडेंट्स की रहने वाली बिल्डिंग। और वो आप ओरिजिनल रेसिडेंट की रहने वाली बिल्डिंग में रहोगे जिसकी स्पेसिफिकेशन लो होगी, जिसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन लो होगी। मतलब समझ लीजिए कि आप अच्छे घर से जाकर सर्वेंट क्वार्टर में रहने जाएंगे। ये काफी बिल्डर्स का अभी तक का तजुर्बा है। मालाड में आप कहो तो रीडेवलपमेंट में किसी भी बिल्डिंग में मेरे साथ आइए और मैं उसको आपको फ्री सेल और रिहैब की बिल्डिंग में क्वालिटी का फर्क आपके सामने बता सकता हूं। तो क्वालिटी अच्छा नहीं आता है। और मेन चीज तो ये है कि आपको कैसा घर चाहिए, ये तो बिल्डर को पूछने का कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि वो आपको कभी हक नहीं है। आपको कुछ जो बिल्डर देता है उससे कुछ एक्स्ट्रा एरिया अगर खरीदना भी है तो वो भी आपको कोई राइट्स नहीं बनता है। आपके घर छोड़ के एक्स्ट्रा एरिया किसको बेचा जाएगा वो राइट्स भी आपके पास नहीं होते। मालूम पड़ा कि कोई ड्रग्स बेचने वाला भी आपकी बिल्डिंग में फ्री सेल में आके रह रहा है। मालूम पड़ा और कोई अंडरवर्ल्ड के लोग भी आपके बिल्डिंग में, ऐसे लोग जिनको आपके साथ रहने की कभी हिम्मत नहीं होती, वो भी आपके बिल्डिंग में रहने आ रहे, क्योंकि बिल्डर किसको एक्स्ट्रा एरिया बेचेगा इस पे कोई आपका कंट्रोल नहीं। तो ये सारी गलतफहमियां एक बार आप अगर अपने दिमाग से निकाल दे तो आपको ध्यान में आएगा कि बिल्डर के पास जाने से जो रोजी पिक्चर बताया जाता है ऐसा कोई रोजी पिक्चर नहीं होता। उसमें काफी रिस्क होते हैं और उसमें सबको तकलीफ हो सकती है। अगर आपको वो तकलीफ झेलनी है तो आप झेल लीजिए, मेरा कुछ नहीं जाता। ये मैं जो आपको सारे सोसाइटीज को जाके ये जो लेक्चर्स देता हूँ, 4000 से ज्यादा सोसाइटी में मैं जा चुका हूँ और हर सोसाइटी में यही बात मैं सबको करता हूँ। और ये सेवा है, इसमें कोई भी मेरा स्वार्थ नहीं है। आज यहाँ आने के लिए मैंने कोई फी चार्ज नहीं की है, ना आपको गाइड करने के लिए मैं कोई फी चार्ज कर रहा हूँ। जहां पर भी लोग सेल्फ रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं वहां पे पहले दिन से, जैसे आज आपको मैं समझा रहा हूं, आज के दिन से नई बिल्डिंग पूरी होके आप अपने घर में अपनी चाबी लेकर, के लिए जो फंस गए हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो कम से कम जो फंसे नहीं है उनको जाके मैं अपनी बात बताऊं। इसके आगे अगर आपको फिर भी बिल्डर के पास जाना है और खड्डे में गिरना है तो कम से कम मैं अपने आप को दोष नहीं दूंगा। मैंने अपना काम किया, लोगों को समझाया, इसके बाद में वो अगर गलती करना चाहते हैं तो वो अपनी बला से, मुझे उसका दोष ना आए। और जिस शहर में मेरा जन्म हुआ, जिस शहर में मेरे माता पिता का जन्म हुआ, जिस शहर में हम लोग 4-5 पुश्तों से रह रहे हैं, उस शहर के लोगों को ऐसा ठगा नहीं जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं ये this is a service which is free of cost for everybody so that people understand the risks that are involved in going to a builder. अब बिल्डर की बात हो गई, अब सेल्फ डेवलपमेंट में क्या होता है? सेल्फ डेवलपमेंट में सारे प्लेयर्स टीम के वही है, सिर्फ बिल्डर नहीं होता। बिल्डर जिस आर्किटेक्ट से या किसी आर्किटेक्ट से प्लान बनवाता है, सोसाइटी भी आर्किटेक्ट से प्लान बनवाते हैं। बिल्डर स्ट्रक्चरल इंजीनियर से स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाता है, हम भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बनवाते हैं। बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाता है, सोसाइटी भी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाते हैं। बिल्डर जिस एजेंसी से फंडिंग लेता है उस एजेंसी से सोसाइटी भी फंडिंग लेते हैं। फर्क ये है कि एक्स्ट्रा एरिया बिल्डर जब बेचता है तो उसका प्रॉफिट वो लेके जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट सोसाइटी को मिलता है। तो
बिल्डर की स्कीम और सेल्फ डेवलपमेंट की स्कीम में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक स्कीम किसी आदमी को आपको लूट के इस जगह से प्रॉफिट ले जाने के लिए स्कीम बनाती है, दूसरी स्कीम सारा बेनिफिट और प्रॉफिट आपको देती है, तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होती है। उसकी कंपैरिजन किसी और से हो सकती है, लेकिन बिल्डर की स्कीम सेल्फ डेवलपमेंट की स्कीम से कंपेयर नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। अब आपको आपके नजदीक जो सेल्फ डेवलपमेंट के स्कीम हुए हैं उसके फायदे मैं गिनवाता हूं। आपके नजदीक ही चारकोप है। चारकोप में टोटल 16 सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स रनिंग है। उसके अंदर जिन प्रेम JINPREM ये सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट में पूरी हो चुकी है, और बाकी के सारे वहां जाके आप उनसे बात कर सकते हैं। उन्होंने किसी भी बैंक से या फंडिंग एजेंसी से एक पैसा लोन नहीं लिया। जिन लोगों को फ्री में घर चाहिए उनको फ्री घर मिलेगा। जो बिल्डर देता है उससे ज्यादा, बिल्डर 20% देता है, 25% देता है, तो सेल्फ डेवलपमेंट में 45% 50% फ्री मिलता ही है। और जिनको उससे एक्स्ट्रा चाहिए, यानी आपके पास 400 फुट है, आपको 600 का फ्लैट फ्री में मिलता है, लेकिन आपको 800 का चाहिए, 3 बेडरूम का चाहिए, तो एक्स्ट्रा जो 200 स्क्वायर फीट आप खरीदेंगे वो जिस दाम पे बाजार में सोसाइटी बेचेगी उससे 30% डिस्काउंट में आपको दिया जाएगा। और वो भी 30% का पूरा पैसा आप डालेंगे नहीं, उस पे आपको होम लोन देंगे। तो जो 200 स्क्वायर फीट आप एक्स्ट्रा खरीदेंगे, मैं 200 खाली उदाहरण देता हूँ, 300 भी ले सकते हैं, 400 भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जो एक्स्ट्रा एरिया आपके फ्लैट को आप बड़ा करने के लिए लेंगे उस पे आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। आज बेचने का क्या दाम है मार्केट रेट? 25, कारपेट 25। तो आप अगर खरीदेंगे एक्स्ट्रा एरिया तो उस पे 30% माइनस, यानी 7.5 कम में आपको 17,000 17,500 रुपया पर स्क्वायर फीट में आज इस एरिया में कारपेट 17,500 रुपया पर स्क्वायर फीट में एक्स्ट्रा एरिया मिल सकता है क्या? ये आपको सेल्फ डेवलपमेंट में मिलता है। तो ये जो लोग एक्स्ट्रा एरिया खरीदेंगे उनको जो होम लोन मिलेगा उसमें उनका कंट्रीब्यूशन जो 20% है वो एडवांस में सोसाइटी के पास लिया जाएगा। उसके अंदर इनिशियल एक्सपेंसेस बेयर करेंगे और फिर आगे का, ऐसा जिन प्रेम ने किया है। और पूरी सोसाइटी में 1 रुपया भी, हालांकि मैंने उनके लिए बैंक से लोन भी सैंक्शन करवाया, लेकिन उन्होंने 1 पैसा भी बैंक से लिए बगैर, 1 पैसे का लोन लिए बगैर भी बिल्डिंग पूरी कर दी। आपको 2 और एग्जाम्पल देता हूं, फिर आपके जो सवाल है उन सवालों का मैं जवाब दूंगा, क्योंकि काफी मैं बोल चुका हूं और ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। चिंबूर में तिलक नगर रेलवे स्टेशन है, उसकी ईस्ट है, वेस्ट है। वेस्ट में शेल कॉलोनी है। शेल कॉलोनी में चित्रा सोसाइटी नाम की सोसाइटी है। चित्रा कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबके पास 390 स्क्वायर फीट के फ्लैट थे। अभी बिल्डिंग नहीं, अभी नई बिल्डिंग आ गई, वो रहने के लिए आ गए। और वो लोगों ने बिल्डर के पास गए और बिल्डरों से ऑफर्स मंगाए। किसी ने 400 बोला, 400 स्क्वायर फीट देंगे, किसी ने 410, किसी ने 425, किसी ने 450, किसी ने 500। एक आदमी भगवान निकला, उसने 525 स्क्वायर फीट उनको ऑफर कर दिया। उसको जब बुलाया तो जेसीबी में फूल लाके उसके ऊपर बरसाए गए कि भाई 390 के जगह में 525 देने वाला भगवान उनको मिल गया। वो सोसाइटी में कोई एक आदमी थोड़ा बुद्धू था मेरे जैसा,
बोला कि प्रभु साहब को जाके मिलेंगे, तो मुझे मिलने आए। मैंने कहा कहाँ पे आप चीट हो रहे हो? तो जो लोग मुझे मिलने आए मेरे साथ झगड़ा किए, हमारा अच्छा होता है तुमको दिखता नहीं है, तुम जेलस हो रहे हो, इतना तो कोई देता नहीं। मैं बोला आप आओ मेरे से डिस्कस करो, मुझे तो आपसे कुछ पैसा लेना नहीं है, जो मैं असली बात है वो बताता हूं। नहीं आपसे बात ही नहीं करना है। फिर 2 महीने बाद में वही आदमी उनको लेके आया, फिर डिस्कशन हुआ, फिर गए, तब भी विश्वास नहीं हुआ मेरे ऊपर। फिर आया और 2 महीने के बाद में फिर थोड़ा भरोसा हुआ। ऐसे करके उनके 7 जनरल बॉडी मीटिंग को मैंने अटेंड किया, और उसके बाद में उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट का डिसीजन लिया। 390 स्क्वायर फीट से बिल्डर उनको 525 देता था, उसके लिए बहुत खुश होते थे। अभी बिल्डिंग टूट गई, वो लोग रेंट पे गए, बिल्डिंग बन गई 600। आज उनके फ्लैट्स कारपेट एरिया 1150 स्क्वायर फीट फ्री में मिले हैं। उनकी बिल्डिंग वहां पे है, ये हवा में नहीं बात हो रही है, उनकी बिल्डिंग बनी है। और मुझे उनसे कोई फी नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया, जैसे आपको समझाया वैसे उनको समझाया, और आज उनकी बिल्डिंग बन गई है। वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गई, सब कुछ मिल गया, रहने के लिए आए, आज वो वहां पे रहते हैं, जाके कोई देख सकते। कोई जादू नहीं किया, जो बिल्डर लूट के लेके जाता था वो उनको मिला। हमने पूरी कॉस्ट वर्कआउट की, टोटल एफएसआई कितना मिलता है वो वर्कआउट किया, कॉस्ट रिकवर करने के लिए कितना एफएसआई बेचना है वो माइनस कर दिया, जो बचा है वो उनमें डिवाइड कर दिया। सिंपल सॉल्यूशन। ये एक एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल जो आपको लागू नहीं है लेकिन फिर भी बोलता हूं कि पंतनगर घाटकोपर में 225 स्क्वायर फीट के माड़ा के घर है, एक बालकनी और उसको लग के सारे ऐसे खोली जिसको बोलते हैं, उसमें 1 रूम किचन के। उनको वो मेरे पास आए, बोले मैं माड़ा का अध्यक्ष था, आई वॉज प्रेसिडेंट माड़ा, सो आई नो ऑल द लॉज ऑफ माड़ा। बोले माड़ा का ऐसा क्या कानून है कि हमको 225 के जगह में 400 से ऊपर नहीं ले सकते? मैंने बोला ऐसा कोई कानून नहीं है। बोले नहीं कानून है। बोला मुझे बताओ किसने बोला आपको ऐसा कानून है? बोला हमारे एमएलए ने बोला, एमपी ने बोला, कॉर्पोरेटर ने बोला, हमारे पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो सब लोग बोलते हैं कि ऐसा कानून है। मैं बोला मेरे जानकारी में तो ऐसा कानून नहीं है, और मेरी याददाश्त इतनी तो खराब नहीं है कि मैं कानून भूल जाऊं। आप मुझे कानून जो है उनसे लिख के लेके आओ। तो लोग गए, बोले नहीं हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते, हमने बोला कानून है, कानून है। हम बोलते हैं बिल्डर को लाओ 400 फुट दो, आप बोलो तो मैं उसको रिक्वेस्ट करके 410 देता हूं। मैंने कहा वो आपको, ये सारे जितने पॉलिटिशियंस हैं सब आपको ठग रहे हैं। तो बोले ऐसा कैसा आप बात करते हैं, ये तो हमारे भगवान है। तो भगवान की पूजा करो, मेरे पास मत आओ। तो बोला नहीं आप प्रूव करो कि 400 का। मैं बोला आप मुझे तो कानून तो बता नहीं रहे कि 400 से ऊपर नहीं मिलता, और मुझे उल्टा प्रूव करने के लिए बोलते। चलो ठीक है प्रूव करेंगे। आपकी माड़ा की बिल्डिंग है ना, माड़ा के पास प्लान पुट अप करेंगे 400 से ज्यादा एरिया का, और अगर मंजूर हुआ तो मेरी बात सच, उनकी बात गलत। तो बोला प्लान पुट अप करने के लिए आर्किटेक्ट के पास 10 लाख मांगता है, वो कौन देगा? मैं बोला मैं किसी आर्किटेक्ट को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उसको आज पैसे मत दो, तो प्लान पुट अप करेगा, माड़ा जब कहेगा ये अप्रूव्ड है, बाद में उसको पैसा देना, बाद में तो दोगे कि नहीं दोगे? ले देंगे। प्लान पुट अप हुआ, अप्रूव हुआ। 860 स्क्वायर फीट 225 के जगह में 860 स्क्वायर फीट का प्लान अप्रूव हुआ। ये पंतनगर घाटकोपर का हुआ।
अब आपको और एक एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि 20 एग्जाम्पल हुए हैं, सबके एग्जाम्पल देके फायदा नहीं है। और एक एग्जाम्पल देता हूं, मुलुंड में मीठागर एरिया है, सॉल्ट पैन लैंड, जैसे आपकी भी कभी जमाने में ऐसे मार्शी लैंड थी, वैसे एकदम सॉल्ट पैन लैंड, कोई जाने के लिए तैयार नहीं वहां पे। उसमें पूर्व रंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उनके भी 395 के करीब कुछ स्क्वायर फीट थे। वो भी बिल्डर के पास गए, 525 तक उनको बिल्डर्स ने ऑफर किया, फिर मेरे पास आए, मैंने समझाया। आज उनकी बिल्डिंग सारे 24 मंजिल पूरे हो गए। All the 24 floors in their building are ready, and they are getting 975 square feet carpet area each from 390. ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसलिए दिया, इसका मतलब आपके यहाँ 1000 फुट मिलेगा ऐसा मत मानो भाई। हर एक का अपना अपना जितना लैंड होता है उसका एफएसआई के ऊपर कैलकुलेशन होता है, लेकिन जो भी आपका है वो आप ही को मिलेगा, कोई बाहर वाला लेके नहीं जाएगा। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए कहे कि आपको समझ में आए कि बिल्डर क्या करता है। वो लोग अगर बिल्डर के पास जाते थे खुशी खुशी से 550 का घर ले लेते थे और फिर बिल्डर को बहुत दुआ भी देते थे। आज उनको बड़ा घर मिला है, आज उनको बड़े घर में क्या करना है इसका प्रॉब्लम हो गया, इतना बड़ा घर है। तो परसों मैं गया था वहां पे, तो वो लेडी बोल रही, सब तो आपने बहुत अच्छा हमको मार्गदर्शन किया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इतना बड़े घर का झाड़ू मार के मेरे को तकलीफ हो रही है। छोटा घर था 400 फुट का, उसमें मैनेजेबल था। अभी इतने बड़े घर को झाड़ू कटका करने के लिए अभी बड़े घर में भाई को भी रखेंगे, उसका रेट भी बढ़ गया, डबल होता है। तो ये बिल्डर की डेवलपमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट का डिफरेंस है। आज पहली ही मीटिंग है, इसके लिए ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हूं। सिर्फ आपको दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू एन ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस, एक अलग सोच है कि क्यों हम लोग जाए, हमारी जमीन है, हम मालिक है, हम दूसरे को इस जगह से हमको लूट के पैसा ले जाने के लिए क्यों दे। जो भी मिलेगा वो हम लोग करेंगे, कम मिलेगा तो कम देंगे, लेकिन हम क्यों दूसरे को हमको लूटे, हम खुद करेंगे। ये अगर आप चीज आपके समझ में आ जाए, और ज्यादातर आपके समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी सीआरजेड के ऑफिसर के पास गए, मैंग्रोव वाले के पास गए और आपने बोला कि हम हमारी प्रॉपर्टी रीडेवलप करना चाहते, उसका मुंह तुरंत बड़ा हो जाता है। लेकिन आप अगर कहें कि भाई देखो हमारे पास कोई बिल्डर नहीं है, हम किसी बिल्डर के पास जाना नहीं चाहते, हमने रेजोल्यूशन किया है कि हम सेल्फ डेवलपमेंट में जाएंगे, हम लोग खुद बड़ा एरिया अपने लिए लेंगे और हम लोग खुद डेवलप करते हैं, यहाँ पे किसी को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, आप हमको हेल्प करो, तो हो सकता है उसका एटीट्यूड आपको मदद करने में थोड़ा कुछ ज्यादा सहानुभूति बताए। अगर आप बिल्डर बोले वो लोग बोलेंगे आप लोग मत आइए, उसको भेजिए ना, मैं उससे बात करूंगा, सब चीज उसी से बात करूंगी, आपको आने की जरूरत नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं। इसके लिए आप जैसे सोसाइटी को या प्रॉपर्टी को सेल्फ डेवलपमेंट में जाना ज्यादा जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसा अगर आप करेंगे तो उसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिला सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो सकता है।